देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। भारी विरोध के बाद आखिरकार टीएमसी के सांसद तपस पाल ने अपनी बयान पर माफी मांग ली है। विरोधियों को रेप की धमकी देने वाले तपस ने पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर अपने असंवेदनशील बयान के लिए माफी मांगी। दरअसल अपने सांसद तपस पाल के शर्मनाक बयान पर पार्टी ने किनारा कर लिया था। उनके बयान की निंदा करते हुए टीएमसी ने तपस पाल को साफ साफ कहा था कि उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी होगी, जिसके बाद तपस ने ममता बनर्जी को माफीनामा भेजा। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने सांसद तपस पाल के बयान से बेहद आहत थी। ऐसे में तपस के पास माफी मांगने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा था। पार्टी ने तपस से कल तक बयान पर जवाब भी मांगा है। दरअसल टीएमसी सांसद तपस पाल ने एक गांव में कहा था कि अगर किसी ने टीएमसी के लोगों को छुआ तो मैं उसके घर अपने लड़के भेजकर रेप करवा दूंगा। भले ही तपस पाल ने अब जाकर अपने बयान पर माफी मांगी हो, लेकिन उनकी पत्नी नंदिता पाल ने सुबह में ही पति के बयान पर गलत बताते हुए इस बयान को माफी मांगी। Whatever he has said, it's not right. Being a member of the parliament, and he reacted to it very badly, which he shouldn't have had. Say I did not like it, and I'm saying sorry about it. सांसद तपस पाल ने अपने शर्मनाक बयान पर भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन ममता बनर्जी के एक और नेता का हैरान करने वाला बयान सामने आया है। बाकुंडा के जिला परिषद अध्यक्ष अरुण चक्रवर्ती ने कहा कि अगर विरोधी गांव में घुसते हैं तो उसका सिर काट लेना। गोवा की मनोहर पर्रिकर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन धावलीकर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गोवा में लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर पब जाती हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। सुदीन ने कहा है कि ऐसा स्थानीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, इसके लिए ये सब बंद होना चाहिए। सुदीन ने श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि लड़की का कम कपड़ों में पब जाना गलत संस्कृति को दर्शाता है। अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो हमारी गोवा कल्चर का क्या होगा। मुतालिक पब कल्चर के खिलाफ हैं और इसका विरोध कर वो सही कर रहे हैं। महंगाई के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार आम लोगों को झटके पे झटके दे रही है। पहले अनुमति देते हैं तो हमारी गोवा कल्चर का क्या होगा। मुतालिक पब कल्चर के खिलाफ हैं और इसका विरोध कर वो सही कर रहे हैं। महंगाई के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार आम लोगों को झटके पे झटके दे रही है। पहले रेल किराया बढ़ाया गया, फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए और अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए। कल पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने आज बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। अब बिना सब्सिडी वाले इस रसोई गैस सिलेंडर के लिए आपको 16 रुपए 50 पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। दिल्ली में अब ऐसे सिलेंडर की कीमत 922 रुपए 50 पैसे होगी, जो पहले 906 रुपए थी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चली तो अब गैस और मिट्टी के तेल की कीमत भी हर महीने बढ़ेगी। मंत्रालय ने इन दोनों चीजों के दाम में मासिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत सरकार एलपीजी और केरोसिन पर दी जाने वाली 80,000 करोड़ की सब्सिडी को खत्म करना चाहती है। कल मोदी सरकार में पेट्रोल के दाम में पहली बार इजाफा हुआ। पेट्रोल में प्रति लीटर 1 रुपए 69 पैसे के दर से बढ़ोतरी हुई, तो वहीं डीजल में प्रति लीटर 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि सरकार पेट्रोल की कीमतें घटाना चाहती थी, लेकिन इराक संकट के चलते कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल के दाम मजबूरी में बढ़ाने पड़े। कच्चे तेल की दाम महंगा हुई है $4। उसकी स्वाभाविक इम्पैक्ट भारत के बाजार में भी आई है। अगर इस बार इराक की घटना नहीं होती तो पेट्रोल की दाम घटती। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई जादुई डंडा नहीं जिसे घुमा देने पर महंगाई कम हो जाएगी। हम आ गए तो कोई जादुई डंडा घुमा दिया और सारी चीजें नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हम आ गए तो कोई जादुई डंडा घुमा दिया और सारी चीजें। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर चुटकी साधते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार के अच्छे दिन अब दिखने लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि जनता इन अच्छे दिनों को अगले 100 साल तक नहीं भूलेगी। डीजल और तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छे दिनों की परिभाषा है, इस मुल्क को भारतीय जनता पार्टी की
सरकार दिखाने जा रही है वो अच्छे दिन भारत की जनता अगले 100 साल तक नहीं भूलेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने पर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अभी कीमतें और बढ़ेंगी। तो ये समस्या उनकी है जिनको ये उम्मीद रही होगी कि अब नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि ये कीमतें तो इसी प्रकार से बढ़ती जाएंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और टांगे की सवारी करके अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार से जवाब दिया। सिर पर काला कपड़ा पहनकर कांग्रेस के विधायक बैलगाड़ी और टांगे पर बैठे और बीच बाजार में घूमकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने बढ़ी कीमतें फौरन वापस लेने की मांग की। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पीएम, पेट्रोलियम मंत्री और जेटली के मुखौटे लगाकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। मोटरसाइकिल को जमीन में सुपुर्द खाकर पेट्रोल के बढ़े दाम का विरोध जताया गया। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर कारोबारियों ने पेट्रोल में बढ़े दामों का अनोखे तरीके से विरोध किया। लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें कूड़े के ढेर में रख दी। इनका कहना है कि पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए बाइक की सही जगह कूड़ा घर ही है। अमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी सड़क पर घोड़ा लगाकर ट्रैक्टर को खींच कर लेकर गए। फैजाबाद में आम आदमी पार्टी ने भीख मांगकर पेट्रोल डीजल के बड़े दाम का विरोध किया। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब नौबत ऐसी आ गई है कि भीख मांगकर ही पेट्रोल भरवाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। रायपुर की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में ट्रेनें रोकी। कैंट इलाके में एसपी कार्यकर्ताओं ने 2 ट्रेनों को घंटों रोके रखा और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी के विरोध में कानपुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दोनों ही पार्टियों ने पीएम का पुतला फूंका और मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए। मथुरा में इंटर कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूंका। वहीं इलाहाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं ने सरकार की अर्थी निकालकर पुतला फूंका। पेट्रोल के दाम में हुई बढ़ोतरी के विरोध में पटना में जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। पेट्रोल डीजल के साथ साथ प्याज भी लोगों को लुढ़ा रहा है। राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत में करीब 10 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली के अलावा देश भर के दूसरे हिस्सों में भी प्याज की कीमतें लगातार उछाल पर हैं। दिल्ली में न सिर्फ प्याज के भाव बढ़े हैं बल्कि आलू, टमाटर, गोभी के रेट में भी भारी उछाल आया है। जो आलू हफ्ते भर पहले 15 रुपए बिकता था, अब वो 20 से 25 रुपए बिक रहा है। 20 में बिकने वाला टमाटर 30 और गोभी 40 की जगह 60 रुपए किलो बिक रहा है। दिल्ली में जो करेला पिछले हफ्ते तक 15 रुपए किलो बिक रहा था, वो दोगुना होकर अब 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। परवल 30 से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। पिछले हफ्ते 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाली तोरई और भिंडी अब 30 के भाव पर बिक रही। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि जमाखोरी के चलते प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जमाखोरी राष्ट्रद्रोह की तरह है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब हमारे पास में प्याज की कमी नहीं है, आलू की कमी नहीं है, अनाज की कमी नहीं है, चीनी की कमी नहीं है, और उसके बावजूद भी लोग होर्डिंग करके मुनाफाखोरी करके दाम बढ़ाने की कोशिश की करेंगे, ये तो राष्ट्रद्रोह है। इसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले से महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों के लिए मोदी सरकार में कृषि मंत्री एक और बुरी खबर लेकर आए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आशंका जताई है कि कमजोर मानसून के चलते देश के कुछ हिस्सों में इस बार सूखा तक पड़ सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि इस बार कम मानसून के चलते देश के पश्चिमी हिस्से में टिक खतरा मंडरा रहा है। हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। बकौल कृषि मंत्री, कम मानसून का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी भारत पर है। भोपाल में एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। व्यापम घोटाले को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों तरफ से ही धक्का मुक्की शुरू हो गई।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचातानी काफी देर तक जारी रही। कांग्रेसी शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस भिड़ंत में कुछ कांग्रेसियों और पुलिस वालों को चोटें भी आई। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस का शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। भोपाल में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव ने कहा है कि व्यापम घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर घोटाले में आरोप साबित होते हैं तो वो फांसी तक के लिए तैयार है। अमेरिका ने 2010 में अपनी खुफिया एजेंसी एनएसए को बीजेपी की जासूसी करने का अधिकार दिया था। ये चौंकाने वाला खुलासा किया है एनएसए के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर और अब विसल ब्लोअर बन चुके एडवर्ड स्नोडन ने। एक अमेरिकी अदालत ने एनएसए को इसके लिए अधिकृत किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनएसए ने बीजेपी और दुनिया के 5 अन्य राजनीतिक दलों पर नजर रखने के लिए फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस कोर्ट से अनुमति मांगी थी। इससे जुड़ा दस्तावेज अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने सार्वजनिक कर दिया है। अखबार को ये दस्तावेज स्नोडन ने ही मुहैया कराए थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात से इनकार किया है कि उनका परिवार ई रिक्शा बनाने वाली फर्म से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट को गडकरी के दफ्तर ने खारिज कर दिया है और कहा है कि ई रिक्शा फर्म से उनके रिश्तेदारों का कोई लेना देना नहीं। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था कि ई रिक्शा से पाबंदी हटाने का फायदा गडकरी के रिश्तेदारों की एक कंपनी को भी होगा। अखबार ने दावा किया था कि गडकरी के परिवार की एक कंपनी ई रिक्शा बनाती है। भले ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी से किसी तरह के हित नहीं जुड़े होने की बात गडकरी कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि गडकरी नेता बाद में हैं, व्यापारी पहले हैं। नितिन गडकरी जी व्यावसायिक पहले हैं, राजनेता बाद में हैं, तो स्वाभाविक है जो कर रहे हैं उनको वही करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल बीजेपी मुख्यालय में दावत दे रहे हैं। इस डिनर पार्टी में पीएम और सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है अध्यक्ष पद के तौर पर राजनाथ की ये फेयरवेल पार्टी है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तावड़े की अगुवाई में एक डेलीगेशन कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से मिला। बीजेपी नेताओं ने सूबे में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों के लिए वर्कशॉप करने वाली वो है। 3 जुलाई को वर्कशॉप बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसिया कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में कोर्ट से करारा झटका लगा है। रांची के सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के दूसरे केस की जांच पर रोक लगाने की लालू की अर्जी खारिज कर दी। लालू चाहते थे कि चाईबासा जैसे केस ही देवघर ट्रेजरी केस है, इसीलिए देवघर वाले केस को भी रद्द कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। चाईबासा केस में दोषी साबित हो चुके लालू को 5 साल की सजा मिली है और वो फिलहाल जमानत पर है। बिहार में जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और बुधवार को वो बीजेपी का दामन थामेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू में अंदरूनी लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत माल्या ने विधानसभा में राज्य सरकार का बजट पेश किया। पिछली बार के मुकाबले इस बार सरकार ने अपने बजट को बढ़ाते हुए 1,15,000 करोड़ का किया है। बजट में सरकार ने कृषि और सिंचाई पर जोर दिया। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंस फैबियस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले लॉरेंस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी अब ट्विटर पर आ गए हैं। राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट एक्टिवेट होने के चंद ही घंटों के अंदर फॉलोअर्स की संख्या 6,000 के पार कर गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद छात्र छात्राओं का कॉलेजों में आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। कॉलेज पहुंचकर कई छात्रों ने अपने अपने फॉर्म भरे। टीयू के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस की पहली कट ऑफ 95 से 100% के बीच में रखी गई है। वहीं आत्मानाम सनातन धर्म कॉलेज ARSD में बीएससी कंप्यूटर साइंस की पहली कट ऑफ 98 से 100% के बीच रखी गई। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में 97 से 100% के बीच कट ऑफ रखा गया है, जबकि हिंदू कॉलेज में बीकॉम में कट ऑफ 97.25 से 99.75 के बीच है।
हंसराज कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस में पहली कट ऑफ 98.33 से 99.33 के बीच रखी गई है। वहीं हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ 96 से 98.5 के बीच रखी गई है। एसआरसीसी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के लिए कट ऑफ 97.5 से 99.25% के बीच है और हिंदू कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लिए कट ऑफ 97.5 से 99% के बीच रखा गया है। इस बार डीयू के सारे कॉलेजेस कुल 5 कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे। हर कट ऑफ में दाखिले के लिए 3 दिन का वक्त मिलेगा। दाखिले के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। साल 2012 की तरह मार्कशीट दिखाकर सीधे दाखिला लिया जा सकता है। मुंबई में पानी का महासंकट खड़ा हो गया है। मुंबई में सिर्फ 4 दिनों का पानी बचा है और इसीलिए कल से बीएमसी ने पानी में 20% कटौती करने का फैसला कर लिया है। बीएमसी ने लोगों से पानी बर्बाद नहीं करने की अपील की। बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे ने कहा है कि बारिश नहीं होने के चलते मुंबई की झीलों और तालाबों में पानी की जलस्तर लगातार घट रहा है और सूख रहा है। जलस्तर गिरने से पानी का स्टॉक कम होता जा रहा है और इसका असर अब सप्लाई पर पड़ेगा। दरअसल मुंबई में 7 झीलों से पानी सप्लाई होता है और बारिश कम होने से झीलों के जलस्तर में कमी आई है। बिहार झील लगभग सूख चुकी है तो तानसा झील में आधा पानी बचा है। सिर्फ मोदक सागर और भातसा झील में ही पानी की सप्लाई हो रही है। मुंबई में जिन झीलों से पानी सप्लाई होता है उसका मौजूदा जलस्तर 14 करोड़ 70 लाख MLD है, जबकि पिछले साल जुलाई में जलस्तर 29 करोड़ MLD था। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ सेक्टर में सेना की पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रीति जिंटा के विवाद मामले में नेसवाडिया ने मुंबई पुलिस को अपनी तरफ से गवाहों की सूची दी है। ये गवाह नेसवाडिया के समर्थन में बोलेंगे। नेस पर हाथ डालने से पहले पुलिस इन गवाहों से पूछताछ करना चाहती है। प्रीति से विवाद मामले में नेसवाडिया ने सवाल उठाया है कि प्रीति शिकायत दर्ज कराने के बाद विदेश क्यों चली जाती हैं। बताया जा रहा है कि प्रीति नेसवाडिया से जो डील करना चाह रही हैं वो नहीं होने की सूरत में विदेश चली जाती हैं ताकि नेस पर दबाव बना रहे। साथ ही पत्रकार के यौन शोषण के आरोपी और तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि केस की जांच पूरी हो गई है, इससे जमानत दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को 3 शर्तों पर जमानत दी है। तेजपाल को विदेश जाने की इजाजत नहीं मिली है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को नहीं धमकाने की भी गारंटी ली गई है। साथ ही ट्रायल के दौरान उन्हें सपोर्ट करने को भी कहा गया है। ब्रिटिश एयरवेज में गायब हुआ उस्ताद अमजद अली खान का सरोद आखिरकार मिल गया है। ब्रिटिश एयरवेज ने सरोद अमजद अली खान साहब के सपोर्ट भी कर दिया है। दरअसल ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से दिल्ली की फ्लाइट में अमजद अली खान का 45 साल पुराना सरोद गायब हो गया था। एयरवेज ने सरोद गुम होने पर माफी मांगते हुए कहा था कि वो इसे ब्रिटिश एयरवेज ने सरोद अमजद अली खान साहब के सपोर्ट भी कर दिया है। दरअसल ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से दिल्ली की फ्लाइट में अमजद अली खान का 45 साल पुराना सरोद गायब हो गया था। एयरवेज ने सरोद गुम होने पर माफी मांगते हुए कहा था कि वो इसे खोज रहे हैं और अब जाकर सरोद मिल भी गया। राजस्थान के पाली से पीट कर हत्या का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक बदमाश दीवार फांदकर एक फैक्ट्री की छत पर घुस आया और उसने वहां पर सोई गार्ड पर दंडाधन डंडे बरसाने शुरू कर दिए। ये शख्स लगातार गार्ड पर डंडे बरसाता रहा। उसने गार्ड को संभलने का मौका ही नहीं दिया। बदमाश तब तक गार्ड पर पूरी तरह से डंडे बरसाता रहा जब तक कि वो लड़खड़ाकर नीचे नहीं गिर गया। इतने से भी बदमाश का मन नहीं भरा। डंडे बरसाने के बाद बदमाश ने गार्ड का गला दबाना शुरू कर दिया। गला दबाने के बाद बेहोश हुए गार्ड पर दरिंदे ने चाकू से कई बार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी फैक्ट्री के अंदर पहुंचा और करीब 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। पंजाब के जालंधर में गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया है। लोगों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया। लोगों का गुस्सा तब भड़का जब एक ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हुई। भीड़ के हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस से भी लोग भिड़ गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों को भी पहले भीड़ ने भगा दिया। घंटों बाद पुलिस ने हालात पर काबू किया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक लड़के को टक्कर मारकर उसकी जान ले ली। मौत से गुस्साए लोगों ने कासना थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। गुजरात के आड़द में एक बेकाबू बस ने कार को रौंद दिया। हादसे में कार सवार 5 लोगों की जान चली गई। हादसा तारापुर वटामाड़ हाईवे पर हुआ। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में एक चप्पल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
दादर नगर हवेली में एक टाइल्स कंपनी में भीषण आग लग गई। सिलवासा इलाके की इस कंपनी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार लुटेरों ने एक शख्स से 25,70,000 रुपए लूट लिए। छीना झपटी में बदमाशों ने शख्स को गोली मारी। पीड़ित शख्स एक कैश मैनेजमेंट कंपनी में काम करता है। बैंक में पैसा जमा कराने के लिए ले जाते वक्त ये वारदात हुई। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस ने अवैध शराब के अड्डे का पर्दाफाश किया है, जहां से 300 पेटी अवैध शराब का ट्रक जब्त किया गया। राजस्थान के रावतभाटा परमाणु बिजली घर ने बिजली उत्पादन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बिजली घर की 5वीं इकाई ने 698 दिन तक बिना रुके बिजली का उत्पादन किया। ऊंट को राजस्थान का राजकीय पशु घोषित कर दिया गया है।